हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कर्क या कैंसर राशि और इसके गुणधर्म। तो जैसा कि आपको पता है कि कर्क या कैंसर राशि का जो एनिमल है, उसका जो जीव है, वो केकड़ा है। इस राशि का सिंबल ये दो कर्व हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। राशि चिन्ह इसका केकड़ा है। अवधि जब सूर्य इस राशि में विचरण करता है वह है 20 जून से लेके 22 जुलाई तक सूर्य इस राशि में विचरण करता है। नक्षत्र है कर्क। मतलब किन तारों से मिलकर बना है, वो तारे सारे कर्क के नाम से जाने जाते हैं। राशि का तत्व जल है, ये पानी की, क्योंकि केकड़ा कहाँ रहता है? पानी। राशि का गुण कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है जो चर राशियां होती हैं उन्हें हम कार्डिनल कहते हैं, ये अपना स्वभाव बदलती हैं। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। और यहाँ पे डेट्रीमेंट अर्थात शनि आके डेट्रीमेंट हो जाता है, अर्थात कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी कर्क राशि को फेस कर रही होती है तो उसके जस्ट अपोजिट शनि की राशि, दोनों राशियां कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस दोनों होती हैं। तो इसलिए शनि वहां पे डेट्रीमेंट या अपोजिट या विपरीत नेचर का होता है। एग्जॉल्टेशन यहां पे आके बृहस्पति उच्च का होता है और मंगल नीच का होता है। फॉल किसका होता है? मंगल का। तब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये कर्क राशि का केकड़ा बना है यहाँ पे। ये मेरा जूडियक है जिसे हम भचक्र कहते हैं, अर्थात हमारे सर के ऊपर आसमान में जो तारों का एक पट्टा है, चौड़ा पट्टा जिसमें सारी राशियां हैं, वो बना हुआ है यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखें तो मैंने एरीज से शुरू किया था। एरीज पहली थी, दूसरी टॉरस थी, तीसरी जेमिनी थी, चौथी आज कैंसर अर्थात कर्क बताने जा रहे हैं। तो कर्क ये यहाँ पे है। अब कर्क को जब यहां से हम क्लियरली यहां देख सकते हैं, ये तारों का एक समूह है। तो ये तारों का जो समूह है, कर्क बनाने वाले तारे कौन कौन से हैं? पुष्य नक्षत्र का थीटा कैंक्री, गामा कैंक्री और ईटा कैंक्री। आश्लेषा नक्षत्र का हाइड्रा तारों का समूह। ये सब मिलके कर्क राशि बनाते हैं। याद रखिए, कैंक्री ग्रुप और हाइड्रा ग्रुप मिलके कैंसर या कर्क राशि बनाते हैं। यहाँ जो दो वर्ड हमने यूज किए थे, कार्डिनल और डेट्रीमेंट, इसका मतलब ही होता है चर और पाप। चलिए अब और देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम अर्थ के चारों तरफ नाड़ी वृत्त, और नाड़ी वृत्त से 24 डिग्री पे ये मेरा क्या है? इसी को भचक्र क्रांति वृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त पे सूर्य चल रहा है और इसी के काफी ऊपर भचक्र होता है। तो अर्थ बीच में है, ये सूर्य यहाँ चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी में अर्थ को स्टैटिक स्थिर मानते हैं, सूर्य उसकी तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसा मानते हैं। तो हमने बताया कि 30-30 डिग्री की एक राशि होती है। तो पहली राशि संपात बिंदु, ये इक्विनॉक्स स्प्रिंग इक्विनॉक्स से पहली 30 डिग्री मेष, फिर अगली 30 से 60 के बीच में वृष, फिर 60 से 90 के बीच में मिथुन, और अब हम कर्क बताने जा रहे हैं। 90 से 120 डिग्री के बीच में कर्क राशि है। 20 जून से 22 जुलाई तक सूर्य यहाँ विचरण करता है। ठीक है, राशि चक्र की यह चौथी राशि है या उत्तर दिशा की द्योतक है, मतलब उत्तर दिशा को बताती है। उत्तरी गोलार्ध में है। ये अगर नाड़ी वृत्त देखें तो इसका ऊपर का पूरा भाग उत्तर और नीचे वाला दक्षिण है। तो मेष से लेके कन्या तक सारी राशियां उत्तरी गोलार्ध में हैं, और तुला से लेके मीन तक सारी राशियां दक्षिणी गोलार्ध में हैं। तथा यह राशि कर्क राशि जल त्रिकोण की पहली राशि है। याद रखिए, जल त्रिकोण की पहली राशि है। अगर भावों का आपको ज्ञान हो तो आपको पता होगा, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव में लगने वाली राशियां, जब मेष राशि 1 नंबर भाव में लगी हो तो 4, 8, 12 में लगने वाली राशियां जल राशियां होती हैं। उसकी यह पहली राशि है, तो जल त्रिकोण की पहली राशि है। इसका चिन्ह केकड़ा है जो एक कीट है और जलीय दरारों में रहता है, अतः यह कफ प्रकृति का है। यह चर राशि है। इसका विस्तार
चक्र 90 से 120 अंश के अंदर पाया जाता है। इस राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसके 3 देशकाणों के स्वामी चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। इसके अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, उसमें जो बच्चे होते हैं उनका नाक्षत्रिक नाम ही से शुरू होता है। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण हु, हे, हो और डा, तथा आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण डी, डू, डे और डो आते हैं। इसका रंग सफेद तथा अंग, जिन अंगों को ये राशि इंगित करती है वह है हृदय और छाती। ये पृष्ठ उदय राशि है, अर्थात जब यह पूर्व दिशा में उदित होती है तो इसका पिछला हिस्सा पहले नजर आता है, केकड़े का पिछला हिस्सा। जब यह राशि जब कमजोर हो, अर्थात जब चंद्रमा कमजोर हो, तो मोती सीप मीन मुक्ता या सफेद हकीक पहनना चाहिए, या फिर छिन्नी या पलास, जिसे हम ढाक भी कहते हैं, ऐसी जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कर्क राशि जो कि 90 से 120 है, ये बनी है 9 पदों, नक्षत्रों के 9 पद से। एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं। तो पुनर्वसु के 4 पद में से 3 पद ऑलरेडी हम मिथुन राशि में पढ़ चुके हैं। उसका एक पद यहाँ कर्क राशि में उपयोग हो रहा है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र के चारों पद उपयोग होंगे, और आश्लेषा के भी चारों पद यहाँ यूज हो रहे हैं। तो 4 4 8 और 1 9 पद से ये कर्क राशि बनी। तो जो पुनर्वसु का अंतिम पद है, यहाँ कर्क का पहला पद है, उसका स्वामी गुरु, पुनर्वसु का स्वामी गुरु है। अब इसका एक ही पद है, तो जो जो पद यहाँ पे है 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, उसका स्वामी चंद्र है। तो अर्थात गुरु चंद्र दोनों हो गए। पुनर्वसु का स्वामी गुरु, और उसमें भी चौथे पद का स्वामी चंद्र, तो गुरु चंद्र। और ये पूरे जूडियक में मोस्ट ऑस्पिशियस इन होल जूडियक है, सबसे ज्यादा शुभ है कर्क राशि का शुरू का 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक। आप लोग समझ लीजिए, जिन लोगों ने कर्क में जन्म लिया है और उसमें भी 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर कर्क लग्न में है या चंद्रमा वहां पे है 0 से 3 20 के अंदर, तो आप समझ लीजिए बहुत ही शुभ है। फिर लगता है पुष्य, जिसके चारों पद उपयोग हुए। पुष्य का स्वामी शनि है। अब उसके हर चरण का अलग अलग स्वामी है। तो शनि के अंदर सूर्य, फिर शनि के अंदर बुध, शनि के अंदर शुक्र, शनि के अंदर मंगल। डिग्रियां लगातार बढ़ती जाएंगी, शुरू की 3 20, फिर 3 20 से 6 40, 6 40 से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 13 20, 13 20 से 16 40। तो आप समझ लीजिए डिग्री के अकॉर्डिंग उनके स्वामी होते हैं। फिर आएगा कर्क राशि के अंतिम 4 जो चरण हैं, अंतिम 4 पद हैं, वो आश्लेषा नक्षत्र के हैं। उसका स्वामी बुध है। अब बुध के अंदर प्रत्येक पद का अलग अलग स्वामी है। जैसे बुध के अंदर गुरु 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, बुध के अंदर शनि 20 डिग्री से 23 20, बुध के अंदर शनि, क्योंकि शनि की 2 राशियां होती इसलिए 2 बार लगातार आया, 23 20 से 26 40, और फिर बुध के अंदर गुरु 26 40 से लेकर 30 डिग्री, और इस तरह से नवांश कंप्लीट हो। तो यहाँ नोट में हम इस चीज को लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर 9 नक्षत्र के ग्रुप बनाकर जब 27 नक्षत्रों का 9 9 ग्रुप बनाते हैं, लंबाई से लिखते हैं, तो 3 3 की लाइन बन जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन 3 का एक क्या होता है, लॉर्ड होता है, वो उन 3 नक्षत्रों का लॉर्ड होता है। तो यहाँ पर 9 9 नक्षत्र के ग्रुप बनाकर हर 3 नक्षत्र का एक कॉमन लॉर्ड ग्रह होता है। फिर उस राशि के नवांश में जाकर, अब उस राशि के जैसे कर्क की नवांश में जाएं और वहां पे देखें, तो ये 0 से 3 20, 3 20 से 6 40 ऐसा बना होगा। उनके आगे राशियां लिखी होंगी, वो उनके उपलार्ड होते हैं। तो वही यहाँ पे उपलार्ड दिए हुए हैं, जैसे शनि के अंदर सूर्य, सूर्य उपलार्ड है, बुध उपलार्ड है, एक्सेट्रा। अब चलिए, ये जो हम लोगों ने कर्क राशि के अंदर पहले नक्षत्र, 3 नक्षत्र, उनके पद, अब उन पदों के अंदर जो उपलार्ड हैं उनके भी फल देखते हैं। तो नक्षत्र चरण फल, पुनर्वसु का सिर्फ एक पद यूज हुआ है, गुरु चंद्र उसका स्वामी है, 0 से 3 20। तो कर्क नवांश के इस पद का चंद्र का शासन है। इस पद को संपूर्ण राशि चक्र के सबसे मजबूत और सबसे लाभकारी भागों में से एक माना जाता है। यहाँ जो ग्रह होते हैं वो वर्गोत्तम और पुष्कर नवांश दोनों होते हैं। यह मात्र पालन पोषण करने वाला और विस्तार देने वाला पद है। ठीक है, तो ये मात्र मतलब जैसे माता नहीं सुख देती है, आपको पालन पोषण करती है,
वैसा ही आप करेंगे, आपका नेचर वैसे ही होगा। तो यह मात्र पालन पोषण करने वाला और विस्तार देने वाला पद है, जो पुनर्वसु का मातृत्व गुण पूर्णता बाहर लाता है। गुरु को यही सर्वाधिक उत्कृष्ट या एग्जाल्टेशन या उच्च मान मिलता है। तो गुरु सबसे अच्छा फल यहां देता है। फिर उसके बाद पुष्य नक्षत्र आता है। इसके चारों पदों को क्रम से पढ़ते हैं हम लोग। पहला पद शनि सूर्य। जिन लोगों का जन्म कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 के बीच में हुआ है, 6 डिग्री 40 मिनट के, वो शनि सूर्य के अंतर्गत आते हैं। इसके फल क्या है? सूर्य द्वारा शासित, जो देता है उपलब्धि, प्रसिद्धि, धन और अपने परिवार या वंश पर गर्व से संबंधित। सितारे विशेष रूप से इस पद में प्रबल सकारात्मक परिणाम देते हैं। वे जातक को पिता या माता तुल्य बना। अब आता है शनि बुध। जिन जातकों का जन्म कर्क राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में हुआ है, तो बुध द्वारा शासित है। पुष्य का परिश्रमी सेवा भाव यहाँ अभिव्यक्ति पाता है। क्योंकि यह एक पुष्कर नवांश पद है, शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। कम से कम भौतिक स्तर पर जरूर ही देते हैं अच्छे परिणाम। इस पद को राशि का रसोईया कहा जाता है, सारी राशियों। तो रसोईया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको ऊर्जा के लिए खाना बना के दे। अर्थात ये पद सारी राशियों में इस मामले में नंबर 1 है, पोषण के मामले में, सारी राशियों का रसोईया। फिर जिन जातकों को कर्क राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के जन्म हुआ है, वो शनि शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये शुक्र द्वारा शासित है। यहाँ पर फोकस क्या होता है? शनि की क्वालिटी, सॉरी शुक्र की क्वालिटी, अर्थात घर का सुख, आराम, विलासिता, मिलनसारिता। पर कुछ कमियां हैं, जैसे सतहीपन और अनुरूपता इस पद का नकारात्मक पहलू है। चंद्र बुध शुक्र और शनि यहाँ अच्छा प्रदर्शन। फिर आता है शनि मंगल। जिन जातकों का जन्म कर्क राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुआ है, यह मंगल द्वारा शासित। यह पद पुष्य के गुण पक्ष से संबंधित है। ध्यान रखिए, पुष्य नक्षत्र को पढ़ रहे हैं, पुष्य नक्षत्र का चौथा पद है, तो पुष्य के गुण पक्ष से ही संबंधित है। ओकल्ट, जो दूसरी दुनिया में दिव्य प्राणियों के साथ संबंध तलाशता है। तांत्रिक, यह पद है मंत्रों और अनुष्ठानों का। इसके नकारात्मक पहलू में पुष्य के अधिकांश नकारात्मक लक्षण, जैसे निर्भरता, उत्पीड़न और कट्टरता, इस पद के माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। केवल अप्रभावित गुरु और शुक्र ही इस पद में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। याद रखिए, दोनों भी गुरु हैं, राक्षसों के गुरु, देवताओं के गुरु। सिर्फ वही यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, बाकी के नहीं, क्योंकि ये गुरु हैं। तो कोई कितना भी ऑकल्ट कर रहे, गुरु और शुक्र से बड़ा गुरु तो नहीं हो सकता। इसलिए यहां यही जीत पाते हैं। बाकी कोई भी ग्रह आए, वो अपना अच्छा फल नहीं दे सकता। अब आश्लेषा। तो आश्लेषा के 4 पद यूज हुए हैं कर्क राशि को बनाने में। उसका पहला पद बुध गुरु है। तो जिन जातकों का जन्म 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में हुआ है कर्क राशि में, तो वो इस पद में आते हैं। और ये पद गुरु द्वारा शासित है। इस पद में सबसे ज्यादा मेहनत करने की क्षमता होती है। शत्रुता, रोग और अन्य जो छठवें हाउस की प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हैं छठवां हाउस अच्छा हाउस नहीं माना जाता है। कुंडली में छठवां हाउस रोग, शत्रु का हाउस माना जाता है। तो शत्रुता, रोग और अन्य जो भी गुण हैं 6th हाउस के, उनसे निपटने में इसका बहुत योगदान है। यही निपट सकता है, क्योंकि बुध और गुरु दोनों एक साथ हैं। बुद्ध बुद्धि का मालिक है, गुरु गुरुता, सभी को शिक्षा देता है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा शुभ है। वही निपट सकते हैं इस 6th हाउस की प्रॉब्लम से। तो अगर 16:40 से 20 डिग्री के बीच में हुआ, तो वो व्यक्ति को ये 6 हाउस की, 6वें हाउस की प्रॉब्लम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अब दूसरा पद है आश्लेषा नक्षत्र का जो दूसरा पद है। तो जिन जातकों का जन्म कर्क राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुआ है, उसके स्वामी हैं बुध शनि। ये शनि द्वारा शासित है, अतः जातक जन सभाओं और लोगों को नियंत्रित कर सकता है। याद रखिए, शनि जन सभाओं, बहुत बड़े जन समूह को कंट्रोल करने की बात करता है। इसलिए शनि का जिन पे प्रभाव होता है, वो प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं। यह एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी पद है।
जहां शनि होता है वो बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। तो जो आमतौर पर आश्लेषा के सभी नकारात्मक गुण के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि वह जो चाहता है उसे पाने के लिए चालाकी और छल करता है। तो याद रखिए कि जो आमतौर पर आश्लेषा के सभी नकारात्मक गुण के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि वह जो चाहता है उसे पाने के लिए चालाकी और छल करना, ये जातक संपत्ति को छोड़ने में असमर्थता जाहिर करते हैं। कंडमूल पद होने के कारण यह पद वित्त के लिए बहुत बुरा माना जाता है। तो याद रखिए, जिन जातकों का जन्म कर्क राशि के 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुआ, तो बुध शनि पद में आते हैं, इसका मालिक शनि है। तो ये लोग पब्लिक को तो बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं, प्रशासनिक पद में जाएंगे, लीडर बनेंगे, नेता बनेंगे। पर इनमें एक कमियां भी है कि आश्लेषा के नकारात्मक गुण भी इनमें बहुत ज्यादा, आश्लेषा के नकारात्मक गुण, जैसे कि वह जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चालाकी करेंगे, छल करेंगे, बेईमानी करेंगे और संपत्ति छोड़ने में असमर्थता जाए। अगर ये किसी का कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो पूरा साम दाम दंड भेद लगा देते हैं। और क्योंकि यह गंडमूल पद है, आपको मालूम है कर्क राशि चौथी राशि है, तो जब 9 9 के ग्रुप बनाते हैं, जो जो 9 18 27 ये नंबर के नक्षत्र हैं, उसमें अश्लेषा आता है, ये गंड नक्षत्र कहलाते हैं। तो यहां से सूर्य जंप करता है, जंप मतलब राशि और नक्षत्र एक साथ खत्म। अब नीचे की डबल लेयर रोड खत्म, गड्ढा आ गया। तो गंड मूल पद होने के कारण यह पद वित्त के लिए बहुत बुरा है। जितना कमाया है सब खो देंगे आप। इसलिए इस डिग्री के बीच में जब जातक जन्म लें तो रिस्क ना लें। अब आया बुध शनि। तो जिन जातकों का जन्म 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट कर्क राशि में हुआ है, उनका स्वामी बुध शनि। अब फिर से शनि रिपीट कर गया, ध्यान दीजिए। ऊपर वाले में बुध शनि, यहाँ पे भी बुध शनि। कारण है, पूरे आश्लेषा का मालिक बुध है और शनि की दो राशियां लगातार आ जाती हैं नवांश में, 10वीं 11वीं। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि हमने 2 बार बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 23 डिग्री 20 मिनट से 26:40 शनि द्वारा शासित गोपनीयता है इस पद के लिए कीवर्ड। थोड़ा सा ऊपर वाले सिस्टम में बदलाव आएगा। बहुत ही गोपनीय होते हैं, ऐसे लोग गोपनीय विभाग में जाते हैं और वहां वो सफल भी होते हैं। तो इस पद में जो लोग जन्म लेते हैं उनका कीवर्ड ही है गोपनीयता। अपनी जिंदगी में सब कुछ छिपाए रहते हैं, कुछ भी नहीं खुला रहता है। हालांकि यह अश्लेषा की गुप्त या ओकल्ट पक्ष से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है, क्योंकि अश्लेषा के लोग ही तांत्रिक कार्य करते हैं, वो रहस्यमयी होते हैं, सब कुछ छिपा के काम करते हैं। तो जिसकी चर्चा गूढ़ या इजोटेरिक खंड में की गई है, एक गूढ़ विद्या के मालिक होते हैं, गूढ़ रहस्य होता है। यह पद आमतौर पर असामान्य लंबाई तक जाता है, क्योंकि यह रहस्य है, जैसे ब्लैक हो, कितना गहरा पता नहीं। उसी तरह से ये गोपनीय है, कितनी गहराई पता नहीं। तो यह पद आमतौर पर असामान्य लंबाई तक जाता है और योजना तथा साजिश बनाने के लिए अत्यधिक आविष्कारशील और दृष्टिकोण अपनाता है। तो ये लोग जो रोज योजना बनाते हैं, ये जातक, और जो साजिश रचते हैं, तो उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए ये जो सोचेंगे ना, बहुत ही ज्यादा एडवांस, एक तरह से नया आविष्कार कर डालते हैं। यहाँ स्थित ग्रह माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो भाई, ऐसे जातकों की जो ग्रह हैं, वो माता को बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे जातकों से अनुरोध है कि माता की सेवा करें। अब बुध गुरु आया, 26:40 से 30 डिग्री, मतलब कर्क राशि का अंतिम पद। भाई समझ लीजिए, अब कर्क राशि खत्म होने जा रही, सूर्य जंप करेगा, तो ये गंड का सबसे खतरनाक पद है। तो गुरु द्वारा शासित है, एक अच्छाई, सभी प्रकार के भ्रमों से संबंधित है। यहाँ का जातक बहुत भ्रमी होता है, कुछ भी स्थिर नहीं होता उसकी जिंदगी। यहाँ नैतिक संघर्ष चरम है। अब वो इतना अनैतिक काम करता है कि उसकी नैतिकता बहुत ही संघर्ष कर रही होती है। या वह स्थान है
जहां आश्लेषा का नाग, क्योंकि आश्लेषा का स्वामी नाग है, सर्प है, अर्थात बुरे गुण हैं। यह वह स्थान है जहां आश्लेषा का नाग अर्थात बुरे गुण स्थित हैं। पर क्योंकि अब राशि खत्म होने वाली है, तो जो कि अंततः मारा जाता है, और इस पद के मजबूत प्रभाव वाले लोग, जो कि नेचर से तो दूसरों को धोखा देने के उनका नेचर ही होता है, इस बार धोखा देने की बजाय दूसरों द्वारा धोखा दिए जाने की अधिक संभावना होती है। इस बार वो हार जाएंगे। ऐसे जातक हमेशा मोर्चा संभाले रहते हैं। ऐसा दिखता है कि वो मोर्चे पे खड़े हैं, पर शायद ही कभी अपना असली स्वभाव दिखाते हैं। यहाँ चित्त ग्रह पिता की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो जो भी ग्रह होगा वो फादर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जातक ने पिता को नुकसान पहुंचाता है। बस एक ही अच्छी चीज है कि गुरु द्वारा शासित है, और इसी कारण से आश्लेषा के बुरे गुण यहाँ हार जाते हैं, तो सामने वाला जीत जाता है। अब कर्क राशि को बनाने वाले नक्षत्र, उनके सारे पदों के द्वारा हमने सारा वर्णन कर दिया अंशात्मक। ये माइक्रोस्कोपिक डिटेल हमने दिया था आपको। असल बात देखा जाए तो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कर्क राशि और कर्क लग्न का डिटेल दे रहे हैं, जो कि जनरल है। तो पहले कर्क राशि और कर्क लग्न क्या है, ये आप समझ लीजिए। जातक के जन्म के समय यदि पूर्व दिशा में कर्क राशि उदित हो रही होती है, तो उसे हम कर्क लग्न कहते हैं। जन्म हो रहा है, पूर्व दिशा में जो भी क्षितिज में राशि ऐसे निकल रही है, तो वो मेरी लग्न पे कुंडली में एक नंबर भाव में आ जाएगा। तथा जन्म के समय चंद्रमा यदि जातक की कुंडली में कर्क राशि में होता है, तो हम कहते हैं जातक की राशि कर्क है। और उस टाइम में चंद्रमा कहीं पे भी हो, अपने विमंडल वृत्त में किसी ना किसी राशि में होगा, तो वो राशि कहलाती है, उस जातक की राशि बन जाती है। 12 भाव होते हैं, तो 12 स्थितियों में से सिर्फ एक में ही लग्न और राशि समान होती है। सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि जन्म हो रहा है, पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही है वो लग्न है, और वहीं पे चंद्रमा हो, तो लग्न और राशि समान होती है। बाकी 11 में हमेशा लग्न और राशियां भिन्न होती है। उदित कोई हो रही है, चंद्रमा किसी दूसरी राशि में, तो लग्न और राशि भिन्न। पर दोनों ही स्थिति में कर्क राशि के गुणधर्म समान होते हैं। तो जो कर्क राशि पढ़ते हैं, जितना हमने अभी तक कर्क के बारे में बताया, वो तो गुण, कर्क राशि थोड़ी बदल जाएगी, उसके गुणधर्म तो वही रहेंगे। पर जातक के गुणधर्म लग्न होने पर कर्क के ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने बताई है, अगर वो कर्क लग्न है, तो शरीर और मन दोनों के लिए सच है। और अगर वो सिर्फ राशि है उस जातक की, तो सिर्फ मन को इंगित करती है। तो आप यहाँ 2 चक्र बनाए हैं। एक में कर्क लग्न है, जातक के जन्म के समय प्रथम भाव में देखिए 4 नंबर राशि लगी है, चौथी राशि कर्क लग्न, इसीलिए हम कहेंगे ये कर्क लग्न में जन्म हुआ है। ठीक है। तो जब ये जिस जातक की कुंडली बनी, पूर्व दिशा में जरूर चौथी राशि अर्थात कर्क उदित होती रही होगी। हमने क्या कहा, कर्क लग्न है, क्योंकि फर्स्ट भाव में फोर्थ राशि। और इसी जातक की कुंडली में ध्यान से देखें तो चंद्रमा 1 नंबर में लगा हुआ है, तो उसकी राशि क्या हुई, मेष राशि। अभी यहां देखें, ये चक्र में देखें तो जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित हो रही थी, वो 1 नंबर है अर्थात मेष है, तो लग्न उसकी मेष हुई, पर चंद्रमा चौथी राशि में है। इसलिए ये क्या हुई, इस जातक की राशि कर्क। चलिए अब जनरल पढ़ते हैं हम लोग। कर्क में जन्म लेने वाला जातक श्रेष्ठ बुद्धि वाला, जल विहारी, कामुक, कृतज्ञ, ज्योतिषी, सुगंधित पदार्थों का सेवी और भोगी होता है। उसे शानो शौकत से रहना पसंद होता है। वो साधारण प्रतिभा से अठखेलिया कर असाधारण प्रतिभा से अठखेलिया करता है, मतलब उसमें प्रतिभाएं बहुत होती हैं। तथा उत्कृष्ट आदर्शवादी, सचेतक और निष्ठावान होता है। उसके रोम रोम में मात्र भक्ति भरी रहती है।
कर्क जातकों की प्रवृत्ति और स्वभाव समझने के लिए हमें कर्क के एक विशेष गुण की आवश्यक ध्यान देना होगा। कर्क अर्थात केकड़ा जब किसी वस्तु या जीव को अपने पंजों में जकड़ लेता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता, भले ही इसके लिए उसे अपने पंजे गंवाने पड़े। कर्क जातकों में अपने प्रेम पात्रों तथा विचारों से चिपके रहने की इसीलिए प्रबल भावना, हम उनसे ऑनेस्ट लवर कह सकते हैं। कर्की जो भी होते हैं, कर्क वाले जिसको चाह लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, चाहे वो जितना कोशिश कर ले, भले ही इसके लिए उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो यह भावना उन्हें ग्रहणशीलता, एकाग्रता और धैर्य के गुण प्रदान करती है। वो एक पे ही विश्वास करते हैं, एकाग्रता, और एक धैर्य देता है। क्यों? क्योंकि उनको एक ही में संतुष्ट है, धैर्य। उनका मूड बदलते देर नहीं लगती। कब? अगर वो बिदक गए किसी कारण से तो फिर वापस नहीं आएंगे। उनके अंदर अपार कल्पना शक्ति होती है, चंद्रमा की कारण। चंद्रमा गुरु है इनका, स्वामी है कर्क राशि का। तो उनके अंदर अपार कल्पना शक्ति होती है, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। अतीत का उनके लिए भारी महत्व होता है। कर्क जातकों को अपने परिवार में विशेषकर पत्नी तथा पुत्र के प्रति प्रबल मोह होता है। उसके बिना उनका जीवन अधूरा रहता है। मैत्री को वे जीवन भर निभाना चाहते हैं। अपनी इच्छा के स्वामी होते हैं तथा खुद पर किसी भी प्रकार का अंकुश थोपा जाना सहन नहीं करते। उच्च पदों पर पहुंचते हैं और भारी यश प्राप्त करते हैं। वो उत्तम कलाकार, लेखक, संगीतज्ञ या नाटककार बनते हैं। कुछ व्यापारी या उत्तम मनोविश्लेषक बनते हैं। अपनी गुप्त विद्वान, धर्म या किसी असाधारण जीवन दर्शन में वो गहरी दिलचस्पी पैदा कर लेते हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति देख लेते हैं। कर्क जातक बड़ी बड़ी योजनाओं का सपना देखने वाले होते हैं, परिश्रमी और उद्यमी होते हैं। उनको प्राय अप्रत्याशित सूत्र या विचित्र स्थानों से और अजनबियों के संपर्क में आने से आर्थिक लाभ होता है। कुछ अन्य आर्थिक क्षेत्र जिनमें वो सफल हो सकते हैं उनके अंदर, जैसे दवाओं और द्रव्यों का आयात। चंद्रमा ये जल राशि है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो मन और द्रव्य से संबंधित कार्य में वो उत्कृष्ट रहेंगे। तो उनके अंदर जैसे दवाओं, द्रव्य है या द्रव्यों का आयात, अन्वेषण और खोज। देखिए ये चंद्रमा की प्रकृति है, सोचना। भूमि या खानों का विकास, अभी मैंने बताया है ना, आश्लेषा, बहुत ही गहरी सोच वाले लोग। तो भूमि, खदान गहरी होती है ना। रेस्टोरेंट, वहां पे क्या होता है? खाना, पानी, पानी मिलता है। जल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, क्योंकि ये जल राशि है, तो जल से मिलने वाले सारे रत्न, जल से मिलने वाले जो भी चीजें हैं, और दुग्ध पदार्थ, क्योंकि वो भी लिक्विड है, आदि। वे जन उपयोगी बड़ी बड़ी कंपनियों में धन लगाना भी उनके लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य, कर्क जातक बचपन में प्रायः दुर्बल होते हैं, किंतु आयु के साथ साथ उनके शरीर का विकास होता है। क्योंकि कर्क काल पुरुष की वक्ष स्थल और पेट का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कर्क जातकों को अपने भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक कल्पना शक्ति के कारण कर्क जातक सपनों के जाल बुनते रहते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सोचते रहते हैं। पर अगर इनका शनि नीच का निकला या शनि अच्छा नहीं बैठा है तो समझ लीजिए काम तो करेंगे, तो सोचते सोचते पागल हो जाएंगे। कर्म धर्म एक नहीं। तो कुछ कमियां भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। रत्न, भाई अगर कर्क राशि है और इसका जो स्वामी है वो कमजोर है या नीच का है, तो रत्न धारण करना पड़ता है, क्योंकि कर्क के शुभ फल प्राप्त करने। तो रत्न कभी भी राशि के अनुसार नहीं पहनना चाहिए। पता चला आपकी राशि कर्क है, क्योंकि चंद्रमा उसमें है, आपने उसका नग पहन लिया, ये गलत है। हमेशा लग्न के अनुसार या दशा महादशा के अनुसार ही पहना जाता है। याद रखिए, रत्न कभी भी राशि के अनुसार नहीं। अब लग्न के अनुसार कर्क लग्न में जातक मोती, माणिक, मूंगा और पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क अर्थात चंद्र, तो चंद्रमा के मित्र हैं ये सभी। चंद्रमा के खुद का नग मोती है, माणिक सूर्य का है, मूंगा मंगल का है, और पुखराज बृहस्पति का है। तो चंद्रमा का पति माना जाता है सूर्य,
इसलिए माणिक। मूंगा, क्योंकि चंद्रमा का सेनापति है मंगल, तो मूंगा। और चंद्रमा के गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए उनका पुखराज ये पहन सकते हैं। तो लग्न के अनुसार कर्क लग्न में जातक को पन्ना हीरा और नीलम रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा के दुश्मन है पन्ना, चंद्रमा का पुत्र बुध। बुध खुद माता को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए बुध का रत्न पन्ना नहीं पहनना चाहिए। हीरा, ये शुक्र का रत्न है और चंद्रमा शुक्र को अपना दुश्मन समझती है। फिर नीलम, ये शनि का रत्न है, तो चंद्रमा शनि को भी अपना शत्रु समझती है, तो ये कभी धारण नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने कर्क राशि का वर्णन किया है। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।